हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस शानदार वीडियो में। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे उत्तल लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को बता दें, इससे पहले के जो टॉपिक थे गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र और उसके बाद में लेंस मेकर का सूत्र, इन सभी सूत्रों को हमने इससे पहले वाली वीडियो में बना चुके हैं, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो में शुरुआत करेंगे उत्तल लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये एक उत्तल लेंस बना लिया, ठीक है। ये इसका हो गया मुख्य अक्ष और यहाँ पर जो होता है इसका प्रकाशिक केंद्र होता है, जिसे प्रदर्शित करते हैं सी से, ठीक है। अब देखिए क्या है कि इस लेंस में क्या होगा, इसके दो पृष्ठ हैं, एक इधर की तरफ और इसका एक इधर की तरफ, ठीक है। तो मान लेते हैं इस पहले पृष्ठ का प्रथम फोकस है इधर की ओर और हमने प्रथम फोकस का नाम दे दिया F1, और इस दूसरे पृष्ठ का हम मान लेते हैं ये इसका द्वितीय फोकस है और इसका नाम दे दिया हमने कितना, F2, ठीक है। अब क्या करना होगा कि हमें इस लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लेंस के सामने एक वस्तु को रखेंगे। तो हमने इस लेंस के सामने एक वस्तु को रख दिया और इस वस्तु का हम नाम दे देते हैं AB, ठीक है। अब क्या होगा कि जब किसी वस्तु को लेंस के सामने रखा जाता है तो वहां से क्या निकलेंगी, प्रकाश की किरणें। तो हम मान लेते हैं एक प्रकाश की किरण है जो इस लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ठीक है। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, इस लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर नियम क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो लेंस के अपवर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर इस तरह से गुजर जाती है, ठीक है। और उसके बाद में ये प्रकाश की किरण लेंस के अपवर्तन के पश्चात इस तरह से गुजर गई। उसके बाद में देखिए क्या होगा कि एक प्रकाश की किरण को हम मान लेते हैं इस लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर के जाती है। तो जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर के जाती है तो वहां पर उसका रूल होता है कि वो प्रकाश की किरण लेंस के अपवर्तन के पश्चात सीधे इस तरह से निकल जाती है, ठीक है। अब ये दोनों प्रकाश की अपवर्तित किरणें, ये एक प्रकाश की अपवर्तित किरण हुई और ये एक प्रकाश की अपवर्तित किरण हुई। जब ये दोनों प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलेंगी वहीं पर इस वस्तु का एक वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। जैसा कि आप देख लीजिए, ये दोनों प्रकाश की किरणें इस बिंदु पर मिल रही थीं जहां पर इस वस्तु का, इस AB वस्तु का एक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है और हम इस बिंदु का नाम दे देते हैं A', जहां पर ये दोनों अपवर्तित किरणें मिल रही थी। तो इसका नाम A' दे दिया, तो यहाँ पर हम इस बिंदु का नाम दे देते हैं B', ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे आपको ये चित्र समझ में आया होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर ये है वस्तु, तो मान लेते हैं इस लेंस से जो वस्तु की दूरी है वो कितनी होगी, U, ठीक है। अब ये जो वस्तु की दूरी होगी लेंस के इधर साइड में है, बाईं तरफ है, तो इसको मानेंगे काहे में, माइनस में, ठीक है। और ये दूरी हो गई माइनस में U, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए क्या है, इस लेंस से इस वस्तु का प्रतिबिंब, AB वस्तु का जो प्रतिबिंब बनना है वो इधर की साइड में बनना है। तो मान लेते हैं इस लेंस से जो प्रतिबिंब की दूरी है वो कितनी है, V है। ये हमने मान ली प्रतिबिंब की दूरी V, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए क्या है कि इस पृष्ठ के कारण इस वस्तु का प्रतिबिंब बना इधर की साइड में, और तो हम मान लेते हैं इसकी जो फोकस दूरी है यहाँ से F, ये फोकस दूरी हमने इसकी मान ली इस बिंदु से। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको ये दूरियां समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो चलिए हम इस डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को एक त्रिभुज दिख रहा होगा। त्रिभुज एक सबसे पहले दिख रहा है ABC, ठीक है। उससे पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको लिखना होगा। आप लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना एक लेंस L है, ठीक है, जिसका प्रकाशीय केंद्र C, प्रथम फोकस F1 तथा द्वितीय फोकस F2 है। उसके बाद में क्या लिखोगे, फिर आपको लिखना है कि लेंस के सामने कोई वस्तु AB स्थित है जिसका प्रतिबिंब, जिसका
प्रतिबिंब, वो भी कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहोगे, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, तो उसके बाद में देखिए हम इसका डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले एक त्रिभुज दिख रहा है ए बी सी, तो इस त्रिभुज को देखें तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा उसके बाद में देखिए एक और त्रिभुज दिख रहा है जिसका नाम है क्या, ये देखिए इधर की ओर सेम नीचे, ये देखिए ए डैश बी डैश सी। मैंने क्या कहा, एक त्रिभुज है ए बी सी, उसके बाद में इसी तरह सा एक त्रिभुज और बनना है ए डैश बी डैश सी। हम इन दोनों त्रिभुजों की यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। ये दोनों की दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। यहाँ पर ये समरूप क्या होता है हम आप लोगों को बता देते हैं। देखो यहाँ पर देखिए ये जो त्रिभुज है ए बी सी, ये कुछ इस प्रकार का बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद में जो त्रिभुज है ए डैश बी डैश, ये हो गया ए डैश बी डैश, और यहाँ पर सी है, ये है ए और ये है बी। ये दो त्रिभुज दिख रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप कैसे हैं यहाँ पर देखना। यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका, इस वाले त्रिभुज का ये कोण और त्रिभुज ए बी सी का ये कोण, ये दोनों आपस में कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, किसके नियम से, शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक कोण ये बनना है 90 अंश का, और उसके बाद में एक कोण बनना है ये 90 अंश का। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोण बी बी, दोनों त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हो गए। तो यहाँ पर उसके बाद में देख लीजिए हम कह सकते हैं ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, तो बचेगा ये वाला कोण, ये वाला इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोण यहाँ पर आपस में बराबर हो गए। तो त्रिभुज के तीनों कोण के नियम से कोण 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 समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उसके पीछे रूल भी होता है मैथ का कि उसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, और उसकी जो संगत भुजाएं होती हैं उन संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होता है। जैसे कि देखिए ए, देखिए कोण जो है, कोण ए देखिए ए डैश के बराबर है। यहाँ पर देख सकते हैं कोण ए जो है वो कोण ए डैश के बराबर है। उसके बाद में इस त्रिभुज का कोण सी जो है वो सी के बराबर है। तो सी वाला देखिए सी के बराबर हो गया, क्योंकि सी तीसरे नंबर पर है, तो सी भी यहाँ इधर तीसरे नंबर पर है। और जो कोण बी है ये कोण इस बी डैश के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए बी दूसरे नंबर पर है, तो बी डैश भी इधर दूसरे नंबर पर है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। अगर दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो मैंने क्या कहा कि त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होता है। किस प्रकार से, देखो इस त्रिभुज की पहली भुजा हो गई ए और बी, इसके बटे में कौन आएगा, इस त्रिभुज की भुजा ए डैश बी डैश, ये बराबर होगी इस त्रिभुज की एक भुजा है बी सी, बी और सी ये वाली, और यहाँ पर इसमें कौन सी लिया था, ए बी। तो ए बी के बटे में कौन आ गया, ए डैश बी डैश। दूसरे नंबर पर मैंने कहा दूसरी त्रिभुज की कौन सी भुजा ली है, बी और सी। तो यहाँ पर बी सी हो गया। अब बी सी के बटे में कौन आएगा, बी डैश सी। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया बी डैश सी, तो इसके बटे में आ गया बी डैश सी। ठीक है, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर कितना, फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक और भुजा है ए और सी, यहाँ पर ए डैश सी। अब यहाँ पर हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर मुझे इसके कोई मान नहीं पता है, तो तीनों भुजाओं को यहाँ पर ना लेकर के हम केवल दो भुजाओं को लेकर इसको सरल करेंगे। ठीक है, हमने इसको समीकरण कितना मान लिया, फर्स्ट मान लिया। उसके बाद में देखिए एक त्रिभुज और दिख रहा है, कौन सा, ध्यान से देखना। अगर हम इस बिंदु का नाम दे दें क्या, आर, क्या बिंदु का नाम दे दें, आर। ठीक है, तो एक त्रिभुज दिख रहा है आर सी एफ वन, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक मुझे त्रिभुज दिख रहा है आर सी एफ वन, सेम उसी तरह का एक त्रिभुज और दिख रहा है ए डैश बी डैश एफ वन। देख सकते हैं आप लोग ध्यान से, आर सी एफ वन, सेम इसी तरह ये वाला त्रिभुज दिख रहा है ए डैश बी डैश एफ वन। तो अब हम इन दोनों त्रिभुजों की यहाँ पर बात करेंगे। तो ये भी दोनों त्रिभुज आर सी एफ वन, और दूसरा त्रिभुज है ए डैश बी डैश एफ वन, ये भी दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज आर सी एफ वन तथा त्रिभुज कौन सा, ए डैश बी डैश
F1 ये भी कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। तो ये भी अगर दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, उसी तरह से इसमें देखो है ये वाला कोण इसके बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण के नियम से, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनना है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनना है, ये दोनों ये आपस में बराबर हो जाएंगे, फिर बचा हुआ ये कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो मैंने क्या कहा था कि संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर पहली भुजा कौन है, आर सी, उसके बटे में कौन आएगा, ए डैश बी डैश। अब देखिए यहाँ पर इस वाली भुजा हो गई त्रिभुज की आर सी, इसके बटे में कौन आएगा, ए डैश बी डैश। फिर बराबर होगा इस त्रिभुज का, अगर ये आधार मान लें तो इस त्रिभुज का आधार है सी F1, उसके बटे में आएगा बी डैश F1, ये बराबर हो जाएगा सी F1, उसके बटे में हो जाएगा बी डैश F1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर चूंकि में हम कह सकते हैं क्या कि ये देखिए जो RC का मान है ये AB के क्या है, बराबर है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो RC होगा वो बराबर होगा किसके, भुजा AB के। तो क्या हम RC की जगह पर AB लिख सकते हैं, तो RC की जगह पर हो गया AB और बटे में हो जाएगा A डैश B डैश इक्वल टू में C F1 और बटे में है B डैश F1। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर कितना, 2। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को ध्यान से देखिए। इसमें भी देखिए इधर साइड में ए बी बटा ए डैश बी डैश है, इसमें भी देखिए ए बी बटा ए डैश बी डैश है। तो दोनों समीकरणों के आपस में हम क्या कराएंगे, तुलना। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। जब दोनों समीकरण को आपस में हल करेंगे तो ये दोनों बराबर में हैं, तो हम इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा BC के बटे में B डैश C इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा ये C F1, उसके बटे में हो जाएगा B डैश F1। उम्मीद करते होंगे ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करना होगा कि यहाँ पर हर एक दूरी को BC को, B डैश C को, C F1 को, B डैश F1 को, सभी दूरियाँ उसके लेंस के प्रकाशिक केंद्र C से नापनी होंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए वस्तु की दूरी को भी हमने प्रकाशिक केंद्र से ले रखा है माइनस का U, और उसके बाद में प्रतिबिंब की दूरी को मैंने प्रकाशिक केंद्र से ले रखा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सभी दूरियाँ प्रकाशिक केंद्र से नापने पर देखिए ये हो जाएगा, देखो BC। तो देखिए BC जो है ऑलरेडी प्रकाशिक केंद्र से नपा हुआ है, तो BC को हम एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे BC बटे, उसके बाद में देखिए B डैश C ये भी ऑलरेडी प्रकाशिक केंद्र से नपा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे B डैश C बराबर में, देखो यहाँ पर है C F1, तो ये हो जाएगा C F1 भी ऑलरेडी प्रकाशिक केंद्र से नपा हुआ है बटे V डैश F1। मुझे B डैश F1 की वैल्यू प्रकाशिक केंद्र से नहीं पता है, तो क्या हम B डैश F1 को, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से नाप कर निकलने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम पूरे B डैश C में से, इस पूरी रेखा B डैश C में से अगर हम C F1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर मुझे B डैश F1 प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे B डैश C में से B डैश C उसमें से माइनस करेंगे B डैश C F1 को, किसको माइनस करेंगे, इस पूरे B डैश C में से माइनस करेंगे C F1 को, तो हमें B डैश F1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा C F1। ठीक है, अब देखिए मुझे सभी दूरियां प्राप्त हैं, देखो कैसे, BC, तो B से लगा करके C तक कितना है, माइनस का U है, तो यहाँ पर माइनस U हो जाएगा। B डैश C तक हमने कितना माना था, V माना था, तो यहाँ पर V हो जाएगा बराबर C से F1 तक मैंने F माना था, तो यहाँ पर F होगा बटे में B डैश C।
तो बी डैश सी टोटल मैंने माना है v, तो यहाँ पर v होगा माइनस में सी एफ वन टोटल हमने कितना माना था f, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना f। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको सरल कर लेंगे, इसकी इससे गुणा इसकी इससे कराएंगे, देखना माइनस के u इसकी गुणा हो जाएगी v माइनस के f से बराबर। अब इसकी इससे गुणा कराएंगे तो हो जाएगा f v में। ठीक, इसकी इससे गुणा माइनस प्लस माइनस u की v से कराएंगे u v माइनस माइनस प्लस f की गुणा v से कराएंगे, सॉरी u की गुणा f से कराएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो जाएगा u f बराबर, इधर दिया हुआ f और v। ठीक है, अब यहाँ पर देखना ये माइनस का है, इसको हम उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा u f इज इक्वल टू में एफ वी, ये माइनस का उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा u और v। अब क्या करेंगे हम, इस पूरे समीकरण में दोनों पक्षों में u v f से भाग देने पर, तो दोनों पक्षों में u v f से भाग देने पर, तो यहाँ पर भाग देंगे, देखना ध्यान से, ये हो जाएगा u f, उसके बटे में किससे भाग देना है u v f से बराबर, फिर दिया हुआ एफ पी, इसमें हम किससे भाग दे रहे हैं u v f से, फिर क्या है प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, ये है u v, इसमें हम भाग देंगे u v f से। अब देखना ध्यान से, ये u से u कट जाएगा, f से f कट जाएगा, ये f से f कट जाएगा, v से v कट जाएगा, u v से u v कट जाएगा, तो इधर बचेगा 1/v बराबर, इधर बचेगा 1/u प्लस इधर बचेगा 1/f। ठीक है, अगर हम यहाँ से 1/f का मान निकालें तो यहाँ पर देखिए ये 1/f अपने स्थान पर है बराबर, ये प्लस ये भी अपने स्थान पर लिखा हुआ है 1/v, लेकिन ये 1/u प्लस का, इसको इधर फेंक दो तो ये हो जाएगा माइनस का 1/u। तो यही होता है उत्तल लेंस के लिए u v f में संबंध। उम्मीद करते होंगे ये डेरिवेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलेंगे इसके बाद एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।